बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, लेट अस डिस्कस फोर फायरिंग्स इन दिस लेक्चर। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि फोर फायरिंग्स जो है ये चार पायरोल लिंक्स के मिलने से बनता है। चार पायरोल लिंक्स जो हैं वो मिथिनाइल ब्रिजेस के ज़रिए जो है वो जॉइंट होते हैं, ठीक है। और इनके जो आपके पास चार पायरोल लिंक्स हैं, इनके नाइट्रोजन एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं बाय अ मेटल ग्रुप, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये देखें आपके पास जो है ये चार पायरोल रिंग्स हैं, ठीक है। और इनके ये जो नाइट्रोजन एटम्स हैं उनके दरमियान जो यहाँ कोई आयरन लगा होगा या कोई आपके पास मेटल लगा होगा जिनके ज़रिए जो आपस में जॉइंट होंगे। अगर आयरन लगा हो तो ये हीमोग्लोबिन बनाएगा और अगर मैग्नीशियम लगा होगा तो ये क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में आपके पास यही बनाया हुआ है। उसके बाद आपको बताऊँ चाहिए नोमेनक्लेचर के बारे में कुछ नहीं जानने की ज़रूरत। उसके बाद आपके पास आती हैं टाइप्स। अब दो किस्म के फोर फायरिंग्स आपके पास यहाँ डिस्कस किए हुए हैं। टाइप 1 फोर फायरिंग्स। टाइप 1 फोर फायरिंग्स वो होते हैं कि जिसके सब्सटीट्यूटेंट्स आपस में सिमेट्रिकल हो, मतलब कि एक के बाद दूसरा जो है और तीसरा सीक्वेंस वाइज अरेंज्ड हो, ठीक है। जैसे यूरो फोर फायरिंग 1 है या कोपोरो फोर फायरिंग 1 वगैरह है, इस तरह। और टाइप 3 में क्या है कि एसिमेट्रिक हो, मतलब कि तीन एक जैसे हों और तीन जो आपके पास सात पोजीशन जो छः वाले जो हैं वो मतलब कि तीन जो रिंग्स हैं उनके अंदर सेम किस्म के हों आपके पास, और जो एक हो ना उसमें डिफरेंस आ जाए, ठीक है। तो इसके पास अब आपके पास जो आता है वो जैसे देखें ये इसमें आप आ जाएं, ये यूरो फोर फायरिंग 1 है, ठीक है। तो इसमें ए के बाद पहले देखें ए पी ए पी ए पी ए पी ए, मतलब कि एक के बाद एक सीक्वेंस चलता आ रहा है। ये हो गया आपके पास टाइप 1। अब आपके पास दूसरे हैं टाइप 3 वाले। ए के बाद देखें ए आ गया फ़ौरन, तो ये सीक्वेंस तो ख़राब हो गया, ठीक है। इसलिए ये तो ख़राब, ये जो आपके पास कौन सा हो गया, कोई से एक में डिफरेंस आ जाए, ठीक है। तो अब आपके पास देखें किस तरह डिफरेंस आ रहा है। ये देखिए पी ए पी है, ठीक है, ए पी है, लेकिन ये देखें ये चौथे वाले में जो है आपके पास पी ए हो गया। तो ये चेंज वगैरह जो आ रही है वो इसी की वजह से आ रही है। तो बाकी सारे एक जैसे होंगे और एक में ज़रा डिफरेंस होगा। अब इसमें देखें को प्रो फोर फायरिंग 1 जो है इसमें आपके पास जो है पी एम पी एम पी एम पी एम, ठीक है। तो सेम आ रहा है, इस तरह ये हो जाएंगे। तो आपने इनकी याद रखनी एग्जांपल्स। अब आपको बताना चाहिए कि फोर फायरिंग्स का रोल जो है वो कैंसर थेरेपी में बहुत ज़्यादा रोल होता है कि कैंसर फोटोथेरेपी वगैरह में कैंसर की ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपने हीमेटो फोर फायरिंग को इंजेक्ट करते हैं। फोर फायरिंग्स को किसी ना किसी तरीके से तो इंजेक्ट करना है, तो हीमेटो फोर फायरिंग्स की फॉर्म में इंजेक्ट करेंगे। उसके ऊपर आपने जो है आर्गॉन लेज़र जो है वो फायर करनी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका फोर फायरिंग होगा वो एक्साइट होगा और वो जाके साइटोटॉक्सिक इफेक्ट जो मतलब किलर सेल्स का एक्ट करेगा सोर्स के तौर पे और ट्यूमर सेल्स को जाके डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके पास जो है वो फोर फायरिंग का स्ट्रक्चर ही आपके पास दिया हुआ फोर फायरिंग का स्ट्रक्चर है, तो इसको आपने याद रखना है। अब हम आते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ हीम पर। बायोसिंथेसिस ऑफ हीम हम इधर से करेंगे, डायग्राम जो बनी हुई है मैंने इसके अंदर लिख लिए कुछ पॉइंट्स जो थे। अच्छा, सबसे पहला स्टेप आपको पता होना चाहिए, एक तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हीम की सिंथेसिस होती है। लिवर में हो सकती है, बोन मैरो में हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए सबसे पहले दो जगहों पे होता है, साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका फंक्शन जो सिंथेसिस होती है वो परफॉर्म होती है। सक्सिनाइल कोएंजाइम एक ग्लाइसिन के साथ कंबाइन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ALA सिंथेज, ठीक है। और साथ पैराडॉक्सिल फॉस्फेट की प्रेजेंस में होगा और आपके पास कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, ALA बनेगा, ALA। और ये कौन सी जगह बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहा है और ये जो स्टेप होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा, ठीक है। अब ये दो ALA मिलेंगे आपस में उसके मॉलिक्यूल्स और ALA डिहाइड्रोटेज की प्रेजेंस में इसने किस में कन्वर्ट हो जाना है, फोर्फोबिलिनोजिन में, BPG में कन्वर्ट हो जाना है जो साइटोसोल में हो रहा है, ठीक है। ये साइटोसोल में हो रहा है और इस रिएक्शन को, ये सेंसिटिव रिएक्शन होता है कि लीड इस रिएक्शन को इनहिबिट कर सकता है, कोई भी मेटल हो जैसे लेड है इसको इनहिबिट कर सकता है। अब ये फोर्फोबिलिनोजिन जो है इसने जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाना, इसके चार मॉलिक्यूल्स ने मिलना है और पायरोल बना देना है। अब पायरोल में क्या होगा, पहले मिथाइल ब्रिजेस होंगे, मतलब मिथाइल ग्रुप्स होंगे प्रेजेंट। उसके बाद यूरो फोर्फोफायरोनिजिन 1 सिंथेज और यूरो फोर्फायरोनिजिन 3 को सिंथेज ये रिएक्ट करेंगे और आइसोमरिज्म करवाएंगे और क्या बना देंगे आपके पास, ये बना देंगे यूरो फोर्फायरोनिजिन 3, ठीक है। यूरो फोर्फायरोनिजिन 3 बना देंगे। अब इसमें से आपके पास यूरो फोर्फायरोनिजिन 3 डी कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होगा जो इस पर एक्ट करेगा और चार कार्बन को रिमूव कर देगा। डी कार्बोक्सिलेज उसने कार्बन एटम्स को रिमूव करवा देना है।
उसके बाद इसने को प्रो 4 फायरिनोजिन 3 बना देना, ठीक है। अब ये को प्रो 4 फायरिनोजिन 3 जो है, इसने को प्रो 4 फायरिनोजिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में इसने 4 ऑक्सीडेज कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देने, और क्या करेगा, ये दो जगहों से, एक इस जगह से और इस जगह से, ये प्रोपेनाइल ग्रुप को हटा के विनाइल ग्रुप की अटैचमेंट कर देगा, ठीक है। विनाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, प्रोटो 4 फायरिनोजिन 9 बना देगा, प्रोटो 4 फायरिनोजिन 9। अब प्रोटो 4 फायरिनोजिन ऑक्सीडेज इस पर एक्ट करेगा और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और जो मिथाइल ग्रुप से उसको मिथेनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। उसको उससे रिप्लेस करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटो 4 फायरिन 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे आपके पास आ जाता है कि आयरन इसके साथ रिएक्ट करेगा फेरोचिलिटेज इंजाइम की प्रेजेंस में, या आपके पास हीम सिंथेटेज इंजाइम होगा उसकी प्रेजेंस में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीम में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे हीम फिर ग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा, हीमोग्लोबिन बना देगा। अब लेड जो है वो इस रिएक्शन को भी कंट्रोल करने में एक्ट करता है, इनहिबिट कर सकता है इसको भी। सेम ये डायग्राम आपके पास शो की हुई है, ये सारे रिएक्शन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। एक तो ये सिंपल पाथवे जो हमने कहा कि ये बन के सीधा आके इधर की तरफ जा रहा है, ये सारा हीमोग्लोबिन का। एक पाथवे ये भी है कि फॉर्फोबिलिनोजिन जो है वो यूरो फॉर्फोबिलिनोजिन फिर फायरिनोजिन 1 सिंथेज की प्रेजेंस में क्या बना देगा, यूरो फॉर्फायरिनोजिन 1 बना देगा, जो आगे यूरो फॉर्फायरिन 1 बना देगा। उसके बाद वो को प्रो 4 फायरिनोजिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आगे प्रो 4 फायरिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपने याद रखना, ये जो है वो आपके पास 4 फायरियाज की जो 4 फायरिन्स की सिंथेसिस में भी रोल है। ये दूसरा पाथवे, एक ये तरीका है, ये चीज़ बना रहा है, और दूसरे तरीके से ये 3 वाले बना रहा है, ठीक है। यूरो फॉर्फेरेंजिन 3 और यहाँ फॉर्फेरेंजिन 1 बना रहा है। 3 का रोल आ गया हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में, दूसरा जो है वो आगे आपके पास जो है वो लाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा दूसरी प्रोडक्ट्स में। ओके ये आपके पास रेगुलेशन ऑफ हीम सिंथेसिस दी हुई है कि हीम की प्रोडक्शन 2 जगह हो रही होती है, लिवर में हो रही होती है ताकि हीमोप्रोटीन्स बना सके, और अगर एरिथ्रोसाइट्स में हो रही होती तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए हो रही होती है। अब लिवर में इसका काम क्या है कि लिवर में जो है ALA सिंथेसिस की ज़रूरत होती है, जिसको कौन रेगुलेट कर रहा होता है, हीम, और उसकी जो हेमिन प्रोडक्ट्स है वो कंट्रोल कर रही होती है। अब 3 तरीक़ों से कंट्रोल करें, या तो फीडबैक इनहिबिशन हो जाए, या ALA की सिंथेसिस को रिप्रेस कर दें आप, या जो है आप ALA सिंथेटेज की ट्रांसपोर्ट जो है ना आपके पास साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाके उसने परफॉर्म करना होता है, रिएक्शन होता है साइट ऑफ एक्शन, इसलिए जो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी ट्रांसपोर्ट होती है उसको इनहिबिट कर दिया जाए। ड्रग्स का बड़ा रोल है ALA सिंथेटेज की एक्टिविटी में, वो इसकी एक्टिविटी को इन्हांस कर देते हैं, जैसे फिनोबार्बिटोल है, कार्सिनोजेंस वगैरह हैं। पहले तो क्या होगा कि इसकी मेटाबॉलिज्म जो है ना हीम की जो कमी हो जाएगी, सेलुलर लेवल उसका जो लेवल होगा ना वो कम हो जाएगा हीम का, तो इसकी क्योंकि वो जो साइटोक्रोम्स वगैरह की फॉर्मेशन में रोल प्ले कर देगा, उसकी वजह जब जैसे हीम का लेवल कम होगा तो ALA सिंथेटेज का लेवल जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ताकि वो जो है हीम की डिमांड को इंक्रीज़ कर सके, मतलब हीम का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करे ताकि वो अपनी सेल की जो डिमांड है उसको पूरी कर सके। जिस तरह लीवर में था कि रेगुलेशन के लिए ALA सिंथेसिस चाहिए था, लेकिन एरिथ्रॉइड सेल जो एरिथ्रोसाइट्स हैं उनके अंदर नहीं चाहिए होता ALA सिंथेसिस, उसमें आपको यूरो फॉर्फेरिनोजिन सिंथेज और फेरोचिलिटेज या जिसको हम कह सकते हैं हीम सिंथेटेज है उसका रोल आ जाता है, या आप आयरन डेंस सेल्स को ताकि जो हीम की सिंथेसिस है उसको इन्हांस कर सकें। तो ये एंड पे वही जिक्र किया हुआ हीम और ग्लोबिन कंबाइन होगी, हीमोग्लोबिन बन जाएगा। अब आते हैं 4 फायरियाज की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर तो हीम की सिंथेसिस में कोई प्रॉब्लम, मतलब कि आपकी 4 फायरियाज जो हैं उनकी सेक्रीशन ज़्यादा हो जाए, या उनके प्रिकर्सर्स की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाए, मतलब सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए। अब 2 किस्म की होती हैं आपकी 4 फायरियाज, या तो एरिथ्रोपोइटिक हो, मतलब कि एरिथ्रोपोइटिन जो एरिथ्रोसाइट्स हैं उनके अंदर आपकी इंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाए, या हिपैटिक होती है मतलब लीवर के अंदर इंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाए। ये सारी जो होती हैं आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन एक जो है सिर्फ एक कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक 4 फायरिया जो है वो आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं आपके पास ये एक्यूट इंटरमीडिएट 4 फायरियाज, ये मैंने यहाँ ही नोट कर लिए हैं आपके पास ये टेबल पे, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक्यूट इंटरमीडिएट 4 फायरिया, एक्यूट में से आपने याद रखना है इसमें जो आपके पास एंजाइम है यूरो फॉर्फोबिलिनोजिन 1 सिंथेज, अगर आप इसको यहाँ देख ले, ये वाला जो एंजाइम है 1 जगह पे ये काम हो जाएगा, इसकी कमी हो जाए, डेफिशिएंट हो गया, तो इसकी वजह से ALA ज़्यादा हो जाएगा और फॉर्फोबिलिनोजिन दोनों ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ये तो समझ आ गई है। और ये रिएक्शन, ये जो डिजीज़ होती है ना प्यूबर्टी के बाद आपको शो होती है,
और इसकी ट्रीटमेंट जो हीमाटिन देंगे तो इसकी वजह से ALA जो है इसकी जो है इसको कंट्रोल कर लेगी, जिसकी वजह से जो है ये फॉस्फोबिलिनोजिन और ALA जो है ना इन दोनों की सिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा इसके करेक्टरिस्टिक्स आपके पास दिए हुए कि एब्डोमिनल पेन, न्यूरोसाइटिक सिम्टम्स आ जाते हैं, CVS की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ट्रिप्टोफान का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आपने याद रखना है कि इसमें कोई फोटो सेंसिटिव कंडीशन नहीं क्रिएट होती। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी कंडीशन की तरफ, ये है पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। ठीक है, क्यूटेनिया टार्डा है मतलब क्यूटेनियस हिपैटिक पोरफायरिया, मतलब क्यूटेनियस हिपैटिक पोरफायरिया। इसमें क्या होगा, यूरोफॉर्फोलिजिन डीकार्बोक्सिलेज इसने कार्बोक्सिलेशन को रिड्यूस करना है। यहाँ पर ये वाला जो आपके पास दिया हुआ है इसकी कमी हो जाएगी, इसकी कमी हो जाएगी तो इसका लेवल बढ़ जाएगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा तो ALA का लेवल बढ़ जाएगा और फॉस्फोबिलिनोजिन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा, और ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है। ठीक है, और फोटो सेंसिटिविटी इसका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा लिवर जो है फ्लोरेसेंस शो करता है। ठीक है, और लिवर डैमेज हो जाता है इसमें आपका। उसके बाद अब आपके पास आ जाते हैं हेरिडिटी को पोरफायरिया। इसमें आपने याद रखना है इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है ना एक्यूट वाले से ज़्यादा दोनों के साथ रिजेंबल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, पोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज इसकी कमी हो जाएगी, जो ये आपके पास ये वाला एंजाइम है इसकी कमी हो जाएगी, जिसने पोरफायरिनोजिन 3 को जो है वो प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 में कन्वर्ट करना था, जिसकी वजह से इसका लेवल भी इंक्रीज़ कर गया, इसका लेवल भी बढ़ गया, ALA सिंथेज का लेवल भी जो ALA है उसका लेवल भी बढ़ गया, फॉस्फोबिलिनोजिन का लेवल भी इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, इससे भी एब्डोमिनल पेन, फोटो सेंसिटिविटी आ जाएगी, उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा हेमाटिन जो है उसकी क्लियरेंस के लिए बहुत रोल प्ले करता है, मतलब इसकी ट्रीटमेंट के लिए। अब वेरीगेट पोरफायरिया है, अब आपने इसका याद रखना है कि इसमें प्रोटोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज जो है उसकी आपके पास जो है वो कमी हो गई है। प्रोटोपोरफायरिन ऑक्सीडेज, अब ये जो 5वें नंबर वाला एंजाइम है उसकी कमी हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 है वो प्रोटोपोरफायरिन 9 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से तमाम पिछले वाले जितने भी इंटरमीडिएट्स थे उनकी कमी हो जाएगी। ठीक है, अब ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और कलर्ड यूरिन इसमें प्रोड्यूस होता है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटो सेंसिटिविटी ये भी इसमें भी होती है। ठीक है, अब आते हैं हम एरिथ्रोपोइटिन, ये तो सारी हेपेटिक थी, अब ये एरिथ्रोपोइटिक जो एरिथ्रोसाइट्स के अंदर हो रही हैं। कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, ये हमने पहले कहा कि ऑटोजोमल रिसेसिव होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा यूरोफॉरफायरिनोजिन 3 को सिंथेज, जो ये वाला एंजाइम था आपके पास, इसकी कमी हो जाएगी। ठीक है, इसकी कमी होगी जिसकी वजह से ये आपका ये जो ALA ये जो BPG ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ALA भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इनका लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा, फोटो सेंसिटिविटी भी हो जाएगी। ठीक है, और हीमोलाइसिस बढ़ जाएगी, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीमोलाइसिस जो है इसमें इंक्रीज़ कर जाएगी। अब आ जाते हैं प्रोटोपोरफायरियाज पे। प्रोटोपोरफायरियाज जो हैं प्रोटोपोरफायरिन 9 मतलब कि जो प्रोटोपोरफायरिन 9 है उसने कन्वर्ट होना होता है जी हीम के अंदर, उसकी जो कंडक्ट करने वाला एंजाइम है फेरोचिडेटेज वो नहीं होगा। फेरोचिडेटेज कौन सा एंजाइम है, या हीम सिंथेज कह लें, इसकी कमी होगी। इससे क्या होगा, फोटो सेंसिटिविटी हो जाएगा और रेड फ्लोरेसेंस अपीयर होगी। ये भी इसका पॉइंट याद रखना है। होप सो आपको ये सारी डिजीज समझ आ गई होंगी। अब हम देख लेते हैं कि आपके पास ये एक्वायर्ड टॉक्सिक, एक तो हमने कहा था एक्वायर्ड होती हैं और कुछ जेनिटल, ये तो हमने पिछली डिस्कस की सारी जेनिटल है। अब एक्वायर्ड में आपके पास जो है वो होती है कोई भी टॉक्सिन्स वगैरह ड्रग्स वगैरह होती हैं, उनकी वजह से जो है ये पोरफायरियाज होती हैं। अब आते हैं डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन आपको पता होना चाहिए कि 6 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो टोटल ब्रेक डाउन होता है हर दिन में। ठीक है, और रीसिंथेसिस भी होती है इसकी। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ओल्ड हो जाते हैं हीमोग्लोबिन एरिथ्रोसाइट्स वो ब्रेक होंगे, माइक्रोफेजेस जो हैं उनको हीमोग्लोबिन का उनका रिलीज करवाएंगे, हीमोग्लोबिन आगे हीम में और ग्लोबिन में ब्रेक होगा, ग्लोबिन ने आगे अमीनो एसिड में कन्वर्ट होने के बाद डिग्रेड हो जाना या यूटिलाइज हो जाना। अब आते हैं हीम। हीम जो है आपके पास 2 जगहों से आता है, या तो वो आपके पास हीमोप्रोटीन से आए, या आपके पास जो है वो सिंपल जो है वो एरिथ्रोसाइट से हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हीम आए। तो इन दोनों से जो हीम ऑब्टेन होगा, हीम ने हीम ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में आयरन को रिमूव करवाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में NADPH और H रिएक्ट करेंगे और NADP में कन्वर्ट होगा और बिलीवर्डिन बना देगा।
बिलीवर्डिन ने आगे जो है बिलीवर्डिन रिडक्टेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाना है आपके पास, बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाना है। अब बिलीरुबिन जो है इनसोल्यूबल है, इसने किसके साथ आपके साथ बाइंड करना है, इसने ब्लड में जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ जाके बाइंड कर जाना है और कम्प्लेक्स बना देना है। अब इसने ब्लड में पास करते जाना है और उसके बाद जो है वो ब्लड से निकल के इसने लिवर में एंटर हो जाना है और बिलीरुबिन अकेली हो जानी है। बिलीरुबिन ने अकेला हो जाना है। अब उसने जो है बिलीरुबिन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में क्या बना देना है आपके पास, बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड बना देना है, ठीक है। अब यहाँ यूडीपी ग्लूकुरोनेट जो है यूडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। और याद रखिएगा कि लिवर में आने के बाद इसने हेपेटोसाइट में एंटर होना बिलीरुबिन ने और लाइगेंड के साथ जाके बाइंड भी करना है। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो आपके पास बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड बन रहा है ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है। अब इसने इंटेस्टाइन और किडनीज वगैरह में आना है और इसने माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं ये जो है यूरोबिलिनोजिन को या तो वो स्टीरोकोब्लामिन में कन्वर्ट कर दे, कोबिलिन में कन्वर्ट कर दे जो फीसिस में के जरिए स्क्रीट आउट हो जाए, या जो है यूरोबिलिनोजिन को जो है यूरोबिलिन में कन्वर्ट कर दे जो यूरिन में स्क्रीट आउट हो जाए। तो ये याद, और इससे जो है डार्क कलर यूरिन का हो जाता है। और जो आपका येलो कलर होता है, ब्राउन कलर होता है फीसिस का, वो स्टीरोकोब्लामिन की वजह से ही होता है। और इधर से आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 ग्राम जो होता है ना हीमोग्लोबिन वो डिग्रेडेशन पे 35 मिलीग्राम ऑफ या बिलीरुबिन देता है। तो टोटल जो है 250 से 350 मिलीग्राम जो होता है वो टोटल हर रोज़ जो है वो डेली बिलीरुबिन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। और 25 मिलीग्राम ऑफ बिलीरुबिन जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ डायरेक्टली टाइटली बाउंड करता है और कुछ 10% जो होता है वो आपके पास जो है वो बाइंड करता है बाय लूजली बाउंड करता है जो आगे टिश्यूज़ के ज़रिए सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। ये भी सारा मैंने आपको बता दिया। अब अगर बिलीरुबिन जो है एक्सेस में होगा ना तो बिलीरुबिन मोनोग्लूकुरोनाइड भी बन जाएगा, जैसे डाइग्लूकुरोनाइड था इस तरह ये जो है वो मोनोग्लूकुरोनाइड भी बन सकता है अगर एक्सेस में हो बिलीरुबिन। उसके अलावा एक्सक्रीट आपको पता होना चाहिए कि ये जो बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड की ट्रांसपोर्ट है ना ये बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और बिलीरुबिन जो है वो कहते हैं कि जो भी बिलीरुबिन आपके पास बाइल में एंटर होगा वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में एंटर होगा। ये फेट हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा हमने कहा कलर ऑफ यूरिन जो है वो किसकी वजह से, यूरोबिलिन की वजह से, ब्राउन कलर ऑफ फीसिस जो है वो स्टीकोबिलिन की वजह से। अब आते जॉन्डिस की तरफ। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो 4-5 ईयर्स को डिस्कस कर जॉन्डिस को डिस्कस करेंगे, उसकी डिजीज़ वगैरह डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिएगा। थैंक यू।